हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 28 नवंबर 2021 को आयोजित यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए ईवीएस के प्रश्न पत्र को। ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि कैसे प्रश्न आए थे। हालांकि यह परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गई थी। फिर भी इसमें पूछे गए प्रश्नों का मतलब देखने से आपको आने वाले यूपी टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अंत में आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव अवश्य कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। ईवीएस पार्ट 5 होता है और ये स्टार्ट होता है 121 से, मतलब 30 क्वेश्चन रहेगा 121 से 150 तक। ओके, तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था कि ये है आपका। तो पहला प्रश्न मतलब इस ईवीएस पार्ट का पहला प्रश्न था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका। तो आप जानते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसलिए फर्स्ट का आपका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। ये पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके टैगा, दूसरा ऑप्शन है टुंड्रा, तीसरा ऑप्शन है मीडोज और चौथा ऑप्शन है स्टेपीज। तो जो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है स्टेपीज। ये एशिया वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123। इसमें पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है। ऑप्शन है आपके माउंट कोटोपैक्सी, दूसरा ऑप्शन है माउंट एटना, तीसरा ऑप्शन है माउंट अंकांकागुआ और चौथा ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो। तो आप जानते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका की सबसे छोटी होती है मतलब कही जाती है माउंट एकांकागुआ। ओके, तो इसका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये जो माउंट एटना है ना, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि कहाँ पाया जाता है, मतलब इटली में। ओके, ये ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पहला यूग्लिना, दूसरा हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है जेलीफिश में और चौथा ऑप्शन है साइकॉन में। तो जो क्लोरोफिल होता है वो स्पेशली पाया जाता है यूग्लिना में। ओके, तो 124 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125। ये रहा उत्तर प्रदेश के बारे में। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, वैसे यहाँ उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजकीय। क्या होना चाहिए, राजकीय। ओके, तो ऑप्शन है आपके कि पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा ऑप्शन है गौरैया, तीसरा ऑप्शन है सारस क्रेन और चौथा ऑप्शन है तोता। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो होता है वो होता है सारस क्रेन। ठीक है, इस प्रकार 125 का तीसरा सही हो जाएगा। और आपसे अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मतलब ये तो पक्षी हो गया। ओके, अब अगर पशु पूछ ले तब, तो पशु पूछ ले, आप जानते होंगे पशु क्या होता है, बारह सिंगा होता है। क्या होता है, बारह सिंगा जिसको बोलते हैं। ओके, ये होता है मतलब राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का। और अगर वृक्ष पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, वृक्ष होता है अशोक का वृक्ष। ठीक, और अगर आपसे क्या पूछा जाए, नेक्स्ट पूछा जाए कि बताइए राजकीय पुष्प कौन सा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे पलाश का फूल। ठीक है, पलाश का पुष्प। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेल क्या है, राजकीय खेल बताइए, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। वो क्या है, हॉकी। ओके, इतना भी आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशली, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो इतना तो पता होना चाहिए। और देखते हैं कि इसमें जो मोर दिया है ना, ये कहाँ का, मतलब क्या आप जानते हैं, ये हमारा ये राष्ट्रीय पक्षी है। अगर ये पूछा जाए तो ये मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। और अगर गौरैया की बात की जाए तो ये कहाँ का, बिहार का राजकीय राजकीय पक्षी होता है। कहाँ का, सॉरी बिहार का, कहाँ का, बिहार का राजकीय पक्षी होता है गौरैया। और तोता कहाँ का राजकीय पक्षी होता है, ये होता है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का,
आंध्र प्रदेश का। ठीक, आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी तोता होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 126। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है आपके पैराथॉर्मोन, दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, तीसरा प्रोलैक्टिन और चौथा ऑप्शन है आपके सोमैटोट्रोपिन। तो हार्मोन मतलब जो पैराथॉर्मोन हार्मोन होता है ना, वो कैल्शियम की मात्रा को, कैल्शियम के स्तर को रक्त में क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 127। इसमें पूछा गया है, ये भी बहुत सरल मतलब इजी क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, मतलब किस में मापी जाती है। ऑप्शन है आपका पहला किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है डॉप्सन इकाई में, तीसरा ऑप्शन है फैदम में और चौथा ऑप्शन है आपका प्रकाश वर्ष में। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, आप जानते हैं कि डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। और ओजोन डे भी पूछा जाता है, ये भी मतलब काफ़ी ईवीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन डे। तो आप जानते हैं ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 128। इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, मतलब किन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है आपका पहला गेहूं की जड़ में, दूसरा धान की, तीसरा ऑप्शन है दलहन की और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु मतलब किसमें स्थित होते हैं, जो दलहन की फसलें होती हैं जैसे चना, मटर, ये सब, अरहर, ये इन सब की जड़ों में स्थित होते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले कुछ मतलब जीवाणु को नाम क्या होते हैं, आप जानते होंगे कि उनके जीवाणु जो होते हैं, जिसे आप जानते होंगे कि राइजोबियम। ओके, एक होता है ना, अक्सर आपने नाम सुना होगा कि राइजोबियम का नाम, ये भी होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया का नाम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं, आप देख रहे होंगे क्या आगे आ गया। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नई जानकारी पसंद आ गई हो तो वो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी के साथ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। ऑप्शंस पहला आपका है एगैरिकस, दूसरा ऑप्शन है पॉक्सीनिया, तीसरा ऑप्शन है म्यूकर और चौथा ऑप्शन है आपका राइजोपस। तो जो खाने योग्य कवक होता है ना, वो उसका नाम है एगैरिकस। उसका क्या नाम है, एगैरिकस। तो इसलिए 129 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पॉक्सीनिया और म्यूकर है ना, आप इसको हम बोलते हैं फंगाई, मतलब कवक होता है। क्या होता है, कवक होता है। और राइजोपस अभी हमने बताया वो राइजोबियम था। ठीक है, तो ये वो राइजोपस है। इसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया को ही बोलेंगे राइजोपस। ओके, तो अगला प्रश्न है 129, मतलब 129 हो गया। 30 मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शंस हैं पहला हिमालय, दूसरा सुंदरवन में, तीसरा रेगिस्तान में और चौथा है वर्षावन में। तो जो मैंग्रोव पौधे होते हैं ना, वो हमेशा दलदली वाले स्थान पे पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सुंदरवन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 131। इसमें पूछा गया है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है। ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन है मूलांकुर, दूसरा ऑप्शन है बीजपत्र, तीसरा ऑप्शन है प्रोंकुर और चौथा ऑप्शन है भ्रूणपोष। तो आप जानते हैं कि आवृतबीज पौधों में जो भ्रूणपोष होता है ना, उसकी संरचना त्रिगुणित होती है। इसलिए 131 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। ऑप्शन है आपके ब्रैसिकेसी और दूसरा ऑप्शन है मालवेसी, तीसरा ऑप्शन है एस्टेरिसो और चौथा ऑप्शन है सोलिनेसी। तो जो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैस्की मतलब ब्रैसिकेसी। 132 का पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 133। इसमें पूछा गया है कि अनाक्षी शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन है आपके पहला ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है मैलिक एसिड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनाक्षी शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है उसको बोलते हैं हम एथिल अल्कोहल। ओके, तो इसलिए 133 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 134। ये भी काफ़ी नया प्रश्न है और ये अच्छा था।
कि इसमें पूछा गया कि 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है आपके, पहला आत्माराम पांडुरंग, दूसरा ऑप्शन है D.K. कर्वे, तीसरा ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में 1906 में किसके द्वारा किया गया था? D.K. कर्वे के द्वारा। किसके द्वारा? D.K. कर्वे के द्वारा। का पूरा नाम था दंड केशव कर्वे। ओके, मतलब ऐसे आप कह सकते हो, दंड केशव, D.K. का मतलब था कर्वे। ओके, ये था 134 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 135, इसमें पूछा गया है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। ऑप्शन पहला भगवान राम से, दूसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु से, तीसरा ऑप्शन है भगवान शिव से और चौथा ऑप्शन है भगवान जगन्नाथ से। अब जानते हैं जगन्नाथ की पूरी यात्रा ऐसे भी समझ लीजिए, तो ये उड़ीसा में होता है। तो 135 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ से संबंधित होता है पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा। अगला प्रश्न है 136, इसमें पूछा गया है कि नासिक में जो कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। ऑप्शंस आपके हैं, पहला ऑप्शन शिप्रा, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है ताप्ती। तो आप जानते हैं ऐसे सिंपल, अगर आपको याद होगा कि शहर हो, मतलब कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो भी आप ऑप्शन निकाल लेते। तो जो नासिक होता है ना, वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो इसलिए नासिक में जो कुंभ मेला लगेगा वो गोदावरी नदी के किनारे पर ही लगेगा। और जो शिप्रा है, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आप जानते होंगे कि उज्जैन। ओके, इस नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आप ये भी अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, जबलपुर। और जो ताप्ती है, तो इसके किनारे आप जानते होंगे सूरत शहर स्थित है। ओके, ये जानकारी भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 137, इसमें पूछा गया कि संध्या क्या था। हालांकि सुनने में तो लग रहा है कि कोई नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहला भजन दुआ, मतलब भजन दिया है आप पहला ऑप्शन में, दूसरा अखबार, तीसरा एक राजनीतिक दल और चौथा ऑप्शन है धार्मिक संस्था। तो जो संध्या है ना, ये एक प्रकार का अखबार है। इसका जो पूरा नाम था वो था मुंबई दैनिक संध्या। क्या? मुंबई दैनिक संध्या। ओके, यह प्रकाशित होता था मुंबई में। तो यह एक प्रकार का अखबार है। ओके, अगला प्रश्न 138, प्रश्न संख्या देखेंगे। 138 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में आपको सबको ये तो पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके 100 सदस्य, दूसरा 110 सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 80 सदस्य और चौथा ऑप्शन है 104 सदस्य। तो जो उत्तर प्रदेश के राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य। ओके, ये बात आपने जान लिया कि विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यही परिषद की जगह लिख दे विधानसभा, तो विधानसभा आप कितना बताएंगे? आप जानते हैं 403। ओके, और जो 80 होता है ना, वो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है। कौन सी? लोकसभा सीट 80 है। और अगर आपसे राज्यसभा सीट पूछी जाए तो आप कितना बताओगे उत्तर प्रदेश में? ओके, ये सब यूपी की हैं। यूपी लोकसभा सीट 80 और यूपी में राज्यसभा सीट है 31। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 139, इसमें पूछा गया है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन 26 जनवरी 2001 से, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2002 से, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2001 से और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2002 से। काफ़ी कंफ्यूजिंग। तो भारतीय ध्वज संहिता प्रभावित हुई थी 26 जनवरी 2002 से। तो इसलिए 139 का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें पूछा गया कि जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया। ओके, ऑप्शंस आपके हैं 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आप इसमें क्या करोगे, जो जनगण का हिंदी संस्करण अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, उसका उत्तर तो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ओके, अब और जो डेट दिया है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा मतलब संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? संविधान को मतलब अपनाया, क्या लागू किया गया था, लागू कर दिया गया था। ओके, और ये जो 26 नवंबर आप देख रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को, इस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा द्वारा जो संविधान को पारित किया गया था। क्या?
संविधान सभा द्वारा संविधान को मतलब पारित किया गया था। सॉरी, यहाँ संविधान पारित किया गया था। ओके, ये डेट इसलिए आप जानेंगे। और 15 अगस्त 1947 को आप जानते ही होंगे क्या हुआ था, हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ओके, तो ये डेट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 141। इसमें पूछा गया है कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया था। और पहला ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, दूसरा ऑप्शन है ओम बिरला, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन है अमित शाह। तो जो यहाँ 17वीं लोकसभा का के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। ओके, और जो सुमित्रा महाजन है मतलब ये 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ओके, और पहले अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ना, ये लोकसभा के अगर आपसे पूछा जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे जीवी मावलंकर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, जीवी मावलंकर। ओके, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, इसको भी आप याद कर रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 142वां प्रश्न है। इसमें पूछा कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद का। तो इसका उल्लेख जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये तो अनुच्छेद आप बताएंगे किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 263 में किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का काम होता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। ओके, और इसकी जो बैठक होती है ना वो वर्ष में 3 बार होती है, एक वर्ष में। और इसके अध्यक्ष की बात की गई है, तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होंगे, सिंपल प्रधानमंत्री। ओके, और अगर सदस्य की बात की जाए मतलब अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो पीएम तो होंगे ही, और प्लस में कौन होंगे, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। ओके, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, और सभी राज्य एवं जो जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, और जहाँ जिस संघ राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ के प्रशासक इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। और राज्यपाल और उपराज्यपाल क्या होते हैं, इसके मतलब सदस्य नहीं होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की। इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है मतलब कितना, 143। ओके, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, दूसरा ऑप्शन इसको बोलते हैं कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी और चौथा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री। तो जो इस प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं। और इसका उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में किया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब का आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 76 में किया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, आप जानते हैं राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ओके, और कंट्रोलर एंड जनरल मतलब सीएजी किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, आपको ये भी पता होना चाहिए, 148 में, किसमें, अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 144। इसमें पूछा गया कि वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन है आपके, पहला मेरठ, दूसरा बुलंदशहर, तीसरा मथुरा और चौथा बिजनौर। तो जो गंगा नदी हैं वो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो 144 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है। ओके, तो यहाँ सहायक नदियों के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा चंबल, तीसरा ऑप्शन है बेतवा और चौथा ऑप्शन है केन। तो जो चंबल, बेतवा और केन ये क्या होती हैं, यमुना नदी की सहायक होती हैं। और जो गंडक होती है ना ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं होती है। तो किस नदी की सहायक नदी होती है आप बताएंगे, किसी नदी की नहीं, मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से गंगा नदी की। ठीक है, गंगा नदी, क्यों, क्योंकि ये नेपाल से निकलती है और बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी है। ठीक है,
उत्तरी भाग से आके गंगा में मिलती है बिहार में। तो यहाँ नहीं पूछा गया था, तो नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा पहला, गंडक। 145 का पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो और ऑप्शन से पहला आपका नंदा देवी, दूसरा केटू, तीसरा एटलस और चौथा कामेंट। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है केटू गाडविन आस्टीन। इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो आप ऊंचाई बताएंगे कितना होगा? 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। और जो नंदा देवी है ना, ये भी भारत में ही स्थित है, भारत की चोटी है। और इसकी ऊंचाई ऊंचाई है मतलब 7817 मीटर, ठीक है, 7817, मतलब इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और नंदा देवी की 7817 मीटर। तो सबसे ऊंची पूछा है तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा केटू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147 सॉरी। तो इसमें पूछा गया है कि वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन पहला कोलोरेडो, दूसरा किम्बर्ले, तीसरा कटांगा और चौथा पेंडागोनिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लिया है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किम्बर्ले। जो किम्बर्ले पठार है ना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित होता है, स्थित है। तो 147 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग, पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, भाग नहीं है। क्या पूछा गया है? भाग नहीं है। ऑप्शन है आपका हमीरपुर, दूसरा ललितपुर, तीसरा मिर्ज़ापुर और चौथा झांसी। तो बुंदेलखंड भटार का भाग कौन कौन सा है पहले ये जानिए। ये भी है, हमीरपुर भी, ललितपुर भी और झांसी एकदम पास में ही है। मिर्ज़ापुर है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। तो किसका भाग है ये? विंध्याचल पठार का। किसका? विंध्याचल पठार का भाग, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कहाँ है? सिंपल, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। ओके, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी। कहाँ? लखीमपुर खीरी में स्थित है। ओके, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न एवं ईवीएस का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा ऑप्शन है सतलज। तो मैटूर बांध जो बनाया जा रहा है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है? कावेरी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। अब कावेरी नदी है कहाँ? कर्नाटक राज्य में है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसको क्या बोला जाता है? मतलब कावेरी का नदी का उपनाम इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत की गंगा। ओके, ये भी आप जानते रहिए, कावेरी को बोलते हैं। और सतलज, सतलज कहाँ से निकलती है? अगर आपको सतलज के बारे में पूछा जाए तो ये निकलती है जो मानसरोवर मतलब मानसरोवर है ना, उसके पास में एक स्थान है रॉकस ताल, वहाँ से निकलती है, ठीक है, रॉकस ताल से निकलती है। ये सब भी आप जानकारी ध्यान रखेंगे। ओके, ये रहा आपका ईवीएस का अंतिम प्रश्न एवं पूरे पेपर का 150वां प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये पेपर मतलब काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले टेट्स के एग्ज़ाम के लिए, और आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर सच में आपको लगा कि यस मैंने कुछ नया सिखाया आपको और आपको कुछ नया सीखने में हेल्प की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव जो भी आपको लगे वो कमेंट प्लीज़ करके करिएगा। ओके, तो उम्मीद है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और लास्ट में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।